प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का इम्कान। एक तरफ शिफा इंटरनेशनल में इंतजामात मुकम्मल और सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दूसरी तरफ हुकूमत नजरसानी की अपील दोबारा दायर कर दी। राना सनाउल्लाह का बयान, जबकि तारिक फजल चौधरी का कहना है जरूरत पड़ी तो इमरान खान को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जा सकता है। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की मुलाकात, इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से गुफ्तगू। आखिर इमरान खान आज रात अस्पताल मुंतकिल होंगे या हुकूमत नजरसानी दरखास्त पर अदालती फैसले का इंतजार करेगी, आज की सबसे बड़ी बहस। इसी सियासी कशीदगी में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, अपोजिशन मेज पर आए तो जमहूरियत मजबूत हो सकती है। पीटीआई ने भी दावत का खैर मकदम कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब पेशकश नहीं, अमली कदम उठाया जाए। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान वाकई मुज़ाकरात का दरवाजा खुलने जा रहा है? और ईरान के खिलाफ ट्रंप ने एक और बड़ा महाज खोल दिया। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाहकुन माशी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। तेल, माली नेटवर्क्स और ईरान से लेन देन करने वाले मुमालिक भी निशाने पर। ईरान का भी दो टोक जवाब। अब्बास इराक्ची कहते हैं अमरीकी माशी दबाव ईरान को झुका नहीं सकता, जबकि काजिम गरीबाबादी इसे फौजी नाकामी के बाद शुरू की गई माशी जंग करार दे रहे हैं। क्या फौजी महाज के बाद अमरीका और ईरान की जंग अब फैसला कुन माशी मरहले में दाखिल हो रही है? कश्मीर पर भारत में अमरीकी सफीर के बयान ने नया सफारती तनाज़ा खड़ा कर दिया। जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने पर पाकिस्तान ने अमरीकी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है और अमरीकी सफीर का बयान वाशिंगटन के देरीना मौक़िफ़ से इनहराफ करार दे दिया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, लेटेस्ट खबरें आने तक यही कहा जा रहा है कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शेख वकास अकरम का भी चल रहा है बयान, जो पार्टी को और कारकुनों को कह रहे हैं कि अस्पताल से दूर रहें और अस्पताल के इंतज़ाम को पुरसकून रहने दें। जो आज पूरा दिन होता रहा, ये होगी मुंतकिली? जी, ये तो अभी रात के 12 बजे तक पता चल जाएगा। फ़िलहाल जो मामला है वो बड़ी ड्रामाई मरहले में पहुंच गया हुआ है। दोनों तरफ की इम्कानात हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि उनकी बहन इमरान खान की डॉक्टर उज़मा और उनके जो फैसल सुल्तान डॉक्टर साहब हैं वो जेल में, अडयाला जेल में रवाना हो गए हैं या पता नहीं जेल के अंदर जा चुके हुए हैं। ये ख़बरें आ रही हैं। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि शिफा हॉस्पिटल में इंतज़ामात कर लिए गए हैं और गवर्नमेंट क्लियरली कंफ्यूज नज़र आ रही है। उनको समझ नहीं आ रहा, क्लियरली उनको ये पता चल रहा है कि वो ईरान भी हैं, परेशान भी हैं, वसवसे भी हैं। समझ नहीं आ रही कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये फ़ैसला आए। तो एकदम से दोनों किस्म के बयान आ रहे हैं। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और अभी जो आपने तारिक फजल चौधरी का कहा कि वो यहाँ भी सरकारी अस्पताल भी जा सकते हैं, अलशिफा भी जा सकते हैं, बैरून मुल्क भी भिजवाया जा सकता है। ये उनकी ख्वाहिश है, हमेशा से ख्वाहिश है कि बैरून मुल्क ही चले जाएं। और आज़म तारड़ साहब, जो कल तक उनकी टोन डिफरेंट थी, अभी वो उनका जो बयान चला कि अभी रात के 12 बजे तक का टाइम है। तो पता नहीं हमारे प्रोग्राम के दौरान और रात के 12 बजे से पहले जो है उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, इस बात का भी इम्कान है। दूसरी तरफ उन्होंने, जिस तरह आपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि नजरसानी की जो पहले दरख्वास्त थी उसके पेपर बताया गया था पूरे नहीं थे, बुक्स पूरी नहीं थी, तो उसको रिवाइज़ करके दोबारा डाला गया है। अब इस क्या ये जो है ये भी एक क्वेश्चन आ गया हुआ है, लीगल क्वेश्चन है कि जो फैसला है क्या रिवीजन का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर वकला का ख्याल है कि उसका रिवीजन की नज़रसानी की दरख्वास्त का फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर फ़ैसला आए तो फैसले पे अमल दरामद, फैसले पे अमल दरामद होना ही करनी ही पड़ेगी। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैम्बल है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा गैम्बल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में दोनों मामलात होते रहे। यहाँ अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट भी हो सकती है। ये अदालत की जुर्रत पे, हालात पे और तनाजुर पे मैटर करता है। इस मुल्क के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी को स्विस अदालत पे कागजात ना मंगवाने के ऊपर, कंटेम्प्ट के ऊपर भी फारिग किया गया।
फिर इस मुल्क की अदालतों में अदालत के बहुत बड़े फैसलों पे अमल दरामद नहीं करने की भी काफ़ी इस तरह की नज़ीरें मौजूद हैं। जैसा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने का इनकार कर दिया था, मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। सो ये अभी गवर्नमेंट इस मकबसे में फंसी हुई है कि जनाब इसमें किया जाए। साथ में ही एकदम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो गई है कि एकदम से शहबाज शरीफ साहब को ये ख्याल आ गया है कि उन्होंने अपोजिशन को दोबारा दावत दे दी है कि ये करना अगर पड़ ही रहा है तो इसको कैपिटलाइज कर लेंगे। जनाब खुद अपोज भी कर रहे हैं, ज़ाहिर उनकी मर्ज़ी से ये हुआ भी नहीं है, नज़रसानी की अपील भी कर रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि ये इससे बातचीत करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी अपनी ही मर्ज़ी है, हम खुद ही कर रहे हैं। दूसरा जो है ये बिलावल भुट्टो भी एकदम से एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने भी आज अपोजिशन के साथ मुलाकातें की हैं और वो उससे तासुर ये मिल रहा है कि ये जो नए सूबे बनाने का ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो तकसीम का मसला है उसके लिए शायद अकेले वो उसका वज़न ना उठा सके, तो ये वो बाकी पार्टियों के साथ मिल के तो वो भी अपने एक इशारे दे रहे हैं। फिर जो है मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई की मुलाकात भी हुई है कि वो भी कह रहे हैं जॉइंट अपोजिशन की जाए। उसके बाद पीटीआई बड़ी कॉशियस है, उनकी तरफ से ये इशारे आ रहे थे कि हम रुकावट का हिस्सा ना बने, ये हमारे कंधे के पे रख के कोई बंदूक चलाए ना, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि कोई भी शिफा हॉस्पिटल की भी तरफ भी ना जाए, किसी किस्म की कोई सियासत ना की जाए कि ये बहाना मिले कि अदालत ने, क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्टली ये कहा हुआ है कि इसको पोलिटिकली कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, वो कोई ऐसा कोई दूर से भी इशारा नहीं देना चाहते। मगर ये इशारा ना भी वो देना चाहें तो इशारा बन सकता है। राना सनाउल्लाह साहब की फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी अलर्ट इशू हो गया है और उन्होंने क्लियरली कहा, मैं उनको सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी ये देखें अदालत ने गुंजाइश छोड़ी है कि अगर आपको अंदेशा हो तो अगर कोई पॉलिटिकली इसके अंदर नज़र आए, सिक्योरिटी के मसाइल हों तो आप दोबारा रुजू कर सकते हैं। तो वो रज़ासानी की और इसके अगर डिले होती है तो वो इसको बहाना बना के ये रुजू कर सकते हैं। मगर अगेन ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा गैम्बल है। आप मेहमानों का तारुफ करवाएं। जी, हमें ज्वाइन किया रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा ने, उनको वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी तैमूर खान, ये आप भी सारी मामलात बड़े गौर से देख रहे होंगे, 3-4 साल से तो बड़ी स्लो डाउन था, एकदम से पिछले 24 घंटे के अंदर जो है चीज़ें फास्ट ट्रैक पे चली गई हैं। तो ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि क्या 48 घंटे तो वैसे गुजर चुके हैं, मगर हुकूमत के बकौल उन्होंने डेडलाइन रात के 12 बजे तक की रखी हुई है कि ये इमरान खान को वहाँ लेके आते हैं, नहीं लेके आते। इतला यही है कि उनकी हमशीरा डॉक्टर उस्मा और फैसल सुल्तान जो है और भी डॉक्टर जो है वहाँ जेल में तो पहुँच गए हैं, क्या उनको आज 12 बजे तक हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? और फिर अगर नहीं करवाते तो क्या अदालत उसको कंटेम्प्ट लेगी या क्या होगा? आप कैसे देख रहे हैं? आमिर, 3-4 बातें। सबसे पहले कि एग्जैक्टली क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, क्या होना चाहिए वो पूरे पाकिस्तान को पता है। इमरान खान की सेहत पे ट्रांसपेरेंसी और एक्शन जो है वो हुकूमत को बहुत पहले ले जानी चाहिए थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक कम से कम ये जो 2 दिन का वक्फा है जो हुकूमत के पास जो टाइम है, इसमें हम अपना रिएक्शन जो है वो मॉडरेट रखें। अगर ना हुआ तो आपने ऑलरेडी अनाउंसमेंट जो है वो देखी होगी इमरान खान साहब के वकील की कि वो फिर सुबह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मुझे जो है वो आमिर 3-4 चीजें जो है वो बेसिकली नजर में आती है। पहली चीज ये कि कैसे हो सकता है कि वो जमात जो अपने लीडर के लिए इलाज जो है वो लंदन में चाहती हो, कन्विक्शन के बाद 4 हफ्ते की जो है वो मोहलत ले, स्टैम्प पेपर पे दे और फिर 4 साल गायब रहे, वो जो है वो फिर आईन और कानून के भाषण जो है वो किसी और को सुनाए। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप पीएमएलएन में किसी से भी बात करें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है जो मुल्क में हो रहा है जी ये हम नहीं कर रहे। देखिए पिछले 2 दिनों में वाजे है कि इमरान खान को
जो है वो उनकी राइट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो ट्रीटमेंट ना मिलना, हर कोई जो है वो उंगली उठा रहा है मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे। तीसरी बात ये आमिर के अगर इनको इमरान खान के अस्पताल जाने से इतना डर है क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो है इन्होंने उनका जो है वो केस वहां पे अडियाला जेल में मैन हैंडल किया है, तो अगर ये इमरान खान का अस्पताल जाने की जो है वो पॉलिटिकल रिपरकशंस नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो फिर तो यार वाकई इनको जो है वो इस मुल्क पे रूल करने की, हुकूमत करने की कोई जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वाकई फिर तो ये भी शक में पड़ता है कि ये 17 सीटें भी जीते थे यार। तो अब अभी ये 3 ऑप्शंस जो है ना, ये कहा जा रहा है कि ये इस वक्त जो एक कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है और जो इस वक्त हो रहा है, तो 2-3 ऑप्शंस ये हैं। एक तो ये जो हुआ क्लियरली गवर्नमेंट जो है ना, जिस तरीके से वो एकदम हवास बाख्ता है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब ये उनकी अपनी थ्योरी ये है कि एक तो ये कि वाकई जो हुकूमत की अपने डॉक्टर्स की, सरकारी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद मेरा ख्याल है किसी जज के लिए या इवन किसी हुकूमत के लिए भी चांस लेना, ये नवाज शरीफ की दवा भी ये क्वेश्चन आया था। मेडिकल ग्राउंड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई चांस नहीं ले सकता। खुदा ना खास्ता अगर मरीज़ को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी अदालत पे और हुकूमती इदारों पे आती है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो खौफनाक किस्म की चीज़ें हैं कि उनका जो पैल्पिटेशंस हैं, ब्लड प्रेशर है और रेस्टलेसनेस की वजह से उनकी जो एंजियोग्राफी हो रही है, जिसका मतलब है कि उनकी जो दिल की आर्टरीज हैं और वेन्स हैं उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से पैल्पिटेशंस बढ़ रही हैं। आँख का भी मसला जो होता है वो मुझे खुद भी ये आर्जा है, तो ये वो बताया जाता है या कोई ब्लड प्रेशर होता है या कोई क्लॉट आता है जिसकी वजह से ये इस तरह की जो है ना मसाइल होते हैं। तो ये या तो ये मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है या उनका ये ख्याल है कि ये लार्जर गेम है, क्योंकि एकदम से ये जो नए सूबों की और नए इंतजामी यूनिट की बहस हुई थी उसके ऊपर भी बड़ी एक्टिविटी बढ़ गई है। और जो है ये फिर एक झटका देने के लिए गवर्नमेंट को कि जनाब आप बाज आएँ, वरना फिर ये बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो ये पता नहीं सियासी है या मेडिकल है, पाकिस्तान में ये हर किस्म की गेम्स होती रही हैं। आपका क्या गैस है? इज़ इट प्योरली कि वाकई अदालत अपनी इज्जत बहाल करना चाह रही है और मेडिकल ग्राउंड्स पे ये हो रहे हैं, या इसके पीछे कोई लार्जर गेम है? मेरे आपने बहुत सारे सवाल जो हैं पहला एनालिसिस था। क्वेश्चन इज दिस, इज इट जस्ट अबाउट इमरान खान मेडिकल रिपोर्ट्स और इज देयर अ लार्जर गेम? देखें, there are 3 conclusions that I draw from what you said. 3 बातें ज़हन में Almost all the Pakistanis are doing the same. जी। पहली बात तो ये ज़हन में आती है कि देखिए कितने शर्म की बात है कि हमारा निज़ाम वाकई जो है वो कोलैप्स कर गया कि इस मुल्क में जो भी होता है, चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे ओपिनियन मेकर्स हो, उन्होंने ये सोचना है कि पर्दे के पीछे एक्चुअली क्या हो, जो दिखता है वो होता नहीं है। अब मुझे ये बता दें कि इस सूरत हाल में एक मुल्क कैसे चल सकता है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ये जो इनुएंडो है, ये जो हालात हैं जहां पे हर कोई सोचता है कि जो कहा जा रहा है वाकई सच वो है या नहीं है, इससे हमने बाहर जाना है, वरना दिस सोसाइटी, दिस स्टेट इज गोइंग टू बी अ जोक। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि हम देखिए, हम तो यही कह सकते हैं ना कि ना आपको, ना मुझे, ना इमरान खान की फैमिली को इमरान खान की सेहत के बारे में कुछ नहीं पता। हम जो है वो ये कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं अगर हुकूमत ट्रांसपेरेंटली उनके सेहत के मामले को डील कर। जब उनकी आंख का मसला था, पहले हुकूमत ने 5 दिन डिनाई किया, उस दिन से आज तक उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी डॉक्टर से नहीं हो सकी। अब जब ये खान साहब के ब्लड प्रेशर और एंजाइटी की रिपोर्ट सरकार के डॉक्टर से आई है,
हम सब जो इमरान खान की टीम है, 2-2 साल से हम वहां पे नहीं जा सके, नहीं मिल सके। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एक नेशनल हीरो है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और वो सब कुछ छोड़े, एक कॉमन सिटीजन है, उनको जो है वो उनके विजिटेशन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स तकरीबन साल से जो है वो जेल में नहीं मिल रहे। एंड में डॉक्टर्स ने भी ये कहा है ये मामला तो हल करते, और यही वो वजह है जिसकी वजह से आप उनको पिम्स ले जाएंगे तो शक व शुबहात जो है वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये बार बार हुकूमत ने पूरा सच नहीं बताया, और जब नहीं बताया तो आई एम सॉरी, लेकिन कोई भी होता उसके बाद हुकूमत के परव्यू के नीचे उनके एक्शंस पे उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। तीसरी ऑब्जर्वेशन, ये सूबों से मिला हुआ है या नहीं मिला, मैं एक बात जो है वो यहां पे जो है वो उनको शायद सजेस्ट कर दूं, जो पीएमएलएन को लाए हैं, कि देखें, अगर आपने ये देखना है कि इस मुल्क में डेवोल्यूशन जो है वो कितनी करनी थी, या इस मुल्क में बेहतर गवर्नेंस कितनी करनी थी पीएमएलएन ने, तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट ने ये साबित कर दिया कि ये शरीफ खानदान कुछ नहीं कर सकता। अगर कर सकता, 45 साल से इनको मौका मिल रहा है। अगर डेवोल्यूशन के ये हक में होते, सूबे छोड़ दें, वो लॉ देख लें जो ये लोकल गवर्नमेंट का पंजाब में लाए हैं, तो मतलब इनसे तो आप डेवोल्यूशन ना ही एक्सपेक्ट करें। और अगर इस मुल्क का गवर्नेंस निजाम बेहतर करना है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि एक चीज में जो ये माहिर हैं, जो ये अभी ये सूबों के मामले पे भी कर रहे हैं, हालांकि मेरे जाती ख्याल में, वैसे माफ कीजिएगा, इस मामले में जो बल्दियात की जो आप पंजाब को इल्ज़ाम दे रहे हैं, एक नॉमिनल सा सिंध के अंदर है, बेख्तियार किस्म का वहाँ पे मेयर्स हैं। केपी में भी कोई इतना मिसाली बल्दियात के हवाले से कुछ नहीं है, पंजाब से भी शायद वो अबतर ही है। मैं उस पे आता हूं, लेकिन ये पॉइंट जरूरी है। देखिए, अगर पीएमएलएन ने कुछ करना होता ना, तो ये इस निजाम, देखिए निजाम तो उनके हैंड में है ना, ठीक है, वो तो जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि जनरली जो सियासतदान है, अनफॉर्चुनेटली, और गलत बात है, वो डेवोल्यूशन चाहता नहीं। ठीक है जी, मुझे साल लगा कि मैं अस्पताल में पैसे लगाने का इख्तियार अस्पताल के एमएस को दे दूं। ना सियासतदान चाहता है, ना ब्यूरोक्रेसी चाहती है, लेकिन हमने किया। मुझे साल लगा, लेकिन जब हमने सेहत कार्ड यूनिवर्सलाइज करना था, तो वो इसीलिए किया कि जिस अस्पताल में जाना है, जो ट्रीटमेंट लेनी है, उसका इख्तियार सिटीजन के पास चला जाए। इट्स द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेवोल्यूशन। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रिफॉर्म इसको नहीं कहते। तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ, ये अगर आपने ये कोई अटेम्प्ट करनी है कि पाकिस्तान में कोई आगे जाने का रास्ता जाए, और कि उस रास्ते के साथ किसी भी तरीके से शरीफ खानदान का कोई ताल्लुक हो, वो पहले नवाज शरीफ लीग को तो रिफॉर्म करते, उसके बाद वो रिफॉर्म। हाँ, एक चीज बस है कि फिलहाल जो लगता है कि हमजा की अपीयरेंस से इस्लामाबाद में, कि जो वो वाली फाइट है कि शरीफ खानदान की नेक्स्ट जनरेशन कौन संभालेगा, हमजा संभालेंगे या मरियम नवाज शरीफ संभालेंगी। अगर आपने इनका ये 17 सीटों वाला सिलसिला ना खत्म किया, तो अगले 50 साल हम इनकी खाना जंगी, इनकी सिविल वॉर जरूर देखें। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और वेलकम करेंगे। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया रियासत आज़ाद साहब हमें ज्वाइन करने का। मैं आपसे पहले लीगली अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि अभी रात के 12 बजे तक ये सवाल है कि वो जमा करते हैं या नहीं करते। असूली तौर पे तो 48 घंटे हमारे लिए, हमारे ख्याल में पहले हो गए थे। बहरहाल हुकूमत ने ये तशरीह निकाली है कि रात के 12 बजे तक उनके पास टाइम है। अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं जमा कराते, तो ये क्या सूरत हाल कल कंटेम्प्ट बनती है, नहीं बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन भाई, इसमें जो आर्टिकल 204 है और उसकी सब क्लासेज जो ए, बी, सी और डी है, उसके अंदर जो क्लास ए है कि अगर किसी ऑर्डर की
उसको डिसओबे किया जाए या उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए और कोर्ट के उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट है। अब कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट खुद भी एक्शन ले सकती है और कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इस पे पिटीशन फाइल कर सकता है कंटेम्प्ट की, और जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर कंटेम्प्ट की जारी हो सकती है, या जो रेलेवेंट पार्टी गई है वो भी पिटीशन फाइल कर सकती है। ये अब डिपेंड करता है। और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो आर्टिकल 190 है, यानी जितनी भी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं या एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं, चूंकि ये आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग है, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए इन अथॉरिटीज से भी वो यानी किसी FIA से कह सकते हैं, पुलिस से कह सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म है और इसकी इंप्लीमेंटेशन करवाई जाए और जो कंटेमनर है उनके खिलाफ प्रोसीडिंग की जा सकती है। और वो ये उसका एक तरीकेकार है कि पहले उनको नोटिस दिया जाता है कंटेम्प्ट का, फिर रिप्लाई आता है, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होती है और फिर उसके बाद सजा होती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जितने लोग हैं उनको 6 माह की सजा भी हो सकती है, अपने ओहदों से अपनी नौकरियों से भी जाना पड़ सकता है। और अगर कोई पार्लियामेंट से कोई ऐसा रेलेवेंट शख्स है जो इसमें रेलेवेंट पार्टी है, अगर वो डिसओबे कर रहा है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये आइन के अंदर दिया आजाद साहब, अभी मैं राना सनाउल्लाह का सुन रहा था, वो बड़ी एक टेक्निकल अंदाज में वो आर्गुमेंट पेश कर रहे थे कि वो डायरेक्टली डिसओबे नहीं कर रहे थे, कि जी वो ये नहीं कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि इस फैसले के अंदर अदालत ने खुद गुंजाइश छोड़ी है कि अगर सिक्योरिटी के मसले हों या अगर वहाँ पे कोई ऐसा लगे कि सियासी वजूह की वजह से कोई एजुटेशनल या पोलिटिसाइज इसको किया जा रहा है, तो फिर जो है हुकूमत रुजू कर सकती है। तो अगर इन ग्राउंड्स को अपने मुताबिक वो तशरीह करते हुए अदालत के पास जाते हैं तो फिर ये कोई गुंजाइश निकल आती है उनके लिए। मगर ये एक बड़ा अहम नुक्ता है तैमूर खान, जिस पे वो अभी वो दोबारा आएंगे तो उनसे हम पूछना चाहेंगे। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, ये फिर जो है ना, यहाँ लग रहा है कि बक स्टॉप्स नाउ एट दी PTI। वो इस तरह के जो तमाम ये मामला जो हालात ने जो पलटा खाया है, वो मोहसिन नकवी साहब के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ सिस्टम कोलैप्स कर गया है और नए इंतज़ामी यूनिट और नए सूबे बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसके बाद से हुकूमत की तरफ से भी कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा, वो भी परेशान है, वो भी कोई इसकी तरफ राग़िब नहीं नज़र आते, और पीपल्स पार्टी तो ओपन डिफाइंस कर रही है। तो ये एक किस्म का एक तशरीह की जा रही है कि अब ये फिर PTI की तरफ रुख किया जा रहा है कि ये तीसरी ऑप्शन भी है। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा अगर ये थोड़ी सी दरार खुलती है और आगे ऑप्शन ये है कि जनाब अगर ये चाहते हैं कि ये कवाड़ पूरा खुल जाए तो आप ये इंतज़ामी सूबे और सिस्टम कोलैप्स को बचाएं और नए सूबों में ताउन करें, तो क्या स्टांस होगा आपका? हमें कोई ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन तो करे, हो तो सब कुछ हो सकता है। और शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि वो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार है, बिल्कुल। और बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम हाजिर और हैं। बैरिस्टर आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि वो ऑनेस्ट गुफ्तगू के लिए तैयार है, और गौहर खान आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम भी बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, देखिए, वो तो गौहर साहब इज ए जेंटलमैन, और वो तो इंतहाई जेंटलमैनली तरीके में हमेशा बात करते हैं। द पॉइंट इज, मैं एक अलहदा पॉइंट की बात कर रहा था, लेकिन जो ये आपका इशारा है कि क्या हम हुकूमत के साथ जो है मीनिंगफुल नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, वो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। जुल्म हम पे हुआ, कानून हमारे खिलाफ डिफाइन मीनिंगफुल से क्या मुराद है? मीनिंगफुल से मतलब कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं कि जी आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती तो आए हमसे बात करें। वो तो मुलाकात करवा रहे हैं, ये तो मसला तय हो गया, लेट से कि हो जाती है, देन व्हाट? तय हो जाएगा जब इमरान खान शिफा इंटरनेशनल चले जाएंगे, जब पूरा कौम और जब आप इंडिपेंडेंटली एज मीडिया ये कह सकेंगे कि हाँ जी उनका इलाज क्रेडिबली और मीनिंगफुली हो रहा है। ठीक है जी, लेट्स होप दैट हैपेंस। लेकिन जो मैं देखिए, जो चैलेंज है, जो बात आप कह रहे हैं,
ये जो मोहसिन नकवी का बयान है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, इसकी एक्चुअल गहराई तक शायद हम पहुंचे नहीं है। एक्चुअली तो इसका मतलब ये कि ये जो 4.5 साल का एक्सपेरिमेंट था, जिसको वंडर बॉय या वंडरफुल बॉय या जो भी शहबाज शरीफ का आप नाम रखें, वो स्पीयरहेड कर रहे थे, कि वो तो इतना मिजरेबली फेल हो गया, इतना मिजरेबली फेल हो गया कि पाकिस्तान एग्जैक्टली जो है वो उस जगह से बहुत पीछे चला गया है जिससे इन्होंने निकालना था उसको। ना इन्वेस्टमेंट आई, ना इकोनॉमी ठीक हुई, उल्टा इलेक्शन का निजाम बिगड़ गया, अदालती निजाम बिगड़ गया, ब्यूरोक्रेसी का निजाम बिगड़ गया, ह्यूमन राइट्स बिगड़ गए, फ्री स्पीच बिगड़ गया, राइट। ये सब कुछ जोड़ना, इसके ऊपर इंटरनल क्राइसिस है, बलोचिस्तान में क्राइसिस है, फाटा और साउथ केपी में क्राइसिस है, फिर एजेके में क्राइसिस है, जीबी में चैलेंज है, पंजाब आपने दबाया हुआ है, सिंध में करप्शन का क्राइसिस है। मतलब कितने क्राइसिस आपको चाहिए? तो अगर आप ये देख लें इफेक्टिवली, तो जो बिटवीन द लाइंस जो एक रियलाइजेशन हुई है वो ये हुई है कि ये शरीफ खानदान के पास कम से कम पाकिस्तान का कोई नुस्खा नहीं है, जो हम बहुत पहले से कह रहे थे। मैं एक छोटी सी बात आमिर साहब, आप ही की बात की कंटिन्यू भी कहना चाहूंगी कि आप अभी प्रोग्राम के शुरू में भी ये कह रहे थे झगड़ा साहब के इस तरह की पार्टी, इनका तो 17 सीटों वाला भी मैंडेट नहीं है और इनसे क्या बात की जाए। अभी आप उनके डिलीवरेंस के 100 नकाइस जो है वो बता रहे हैं, फिर आप उनसे कौन सी मीनिंगफुल डिस्कशन जो है उसमें जाना चाह रहे हैं। एंड आप लोग शुरू में भी जब इस तरह की कोशिशें PMLN की तरफ से की जाती रही है तो आप लोग नहीं बात करते थे कि यू आर नॉट द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, तो आप बात करने में तो इंटरेस्टेड नहीं है उनसे। नहीं, ये देखिए, ये बात गलत है। अब मैं उस पे आता हूं, ठीक है। ये तो वो हकाइक है ना, देखिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये लोग जो है वो समहाउ पाकिस्तान को कोई सही पटरी पे लाएंगे। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन इसको कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आगे जाने का कोई रास्ता ढूंढें। आगे जाने के रास्ते में अगर हम, अब सबसे पहले वो बात यही हुई ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी सीट चोरी हुई है, आपको भी पता है मेरी सीट चोरी हुई है, या तो मैं कहता हूं मुझे आज दो, कोर्ट से फैसला कराओ, आज दो। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ठीक है, वो 1600 वोट वाले के आपने 25,000 वोट करा दिए, ठीक है, और ये चीज जो है वो एक सीट पे नहीं हुई, ये हंड्रेड्स ऑफ सीट पे हुई है। आगे जाने का एक ट्रांजिशन का रास्ता बनाते हैं जहां पे नए इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फिर जो वाकई जो पाकिस्तान के गवर्नेंस का निजाम नहीं चल रहा, हमने नए सूबे बनाने हैं, हमने टॉप डाउन रिफॉर्म करना है, हमने लोकल गवर्नमेंट लाना है, हमने जो भी करना है कि एक ऐसे हुकूमत हो जिसके पास मैंडेट हो और उस मैंडेट पे कोई सवाल ना हो, ताकि वी कैन गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ रिफॉर्मिंग पाकिस्तान। आप ये कह रहे हैं, मैं आपको जरा समझना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये नए सूबे या इंतजामी यूनिट बनाने हैं तो उसके लिए ये मौजूदा निज़ाम जो है इसको रिवर्स करना पड़ेगा, अनरेवल करना पड़ेगा, दोबारा इलेक्शन करा के नई असम्बलियाँ आएंगी तो तब ये हो पाएगा। ये हम मौजूदा जो असम्बलियाँ हैं उनके जरिए करने पे लिए तैयार नहीं है। ये PTI का स्टांस है आपके बकौल। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं। नहीं, नजम सेठी साहब PTI तो नहीं है ना, नजम सेठी साहब नहीं, मैं PTI के स्टांस पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इनकी बात ज्यादा सुनी जाती है ना। मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं, ठीक है जी। मैं यही कह रहा हूं कि ये जो बात है और सूबे जो है वो बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, ठीक है जी, किस सीक्वेंस में ये चीजें जो है वो होनी चाहिए। एक इनलेजिटिमेट पार्लियामेंट वो नहीं कर सकती, ना बड़े फैसले गवर्नेंस के विदाउट अ कंसेंसस हो सकते हैं, और वो कंसेंसस इमरान खान साहब की राय की बगैर नहीं हो सकता। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब कोई जो है वो किसी और से मतलब कोई जो है वो इमरान खान समझ आ गई कि इमरान खान फैसला करेंगे। हमारा राब्ता, हमारा तैमूर खान राब्ता जो है हमारा, एक सेंटेंस में फिनिश कर दूं। मेरा मतलब ये था कि द रीजन कि इमरान खान साहब के राय के बगैर ये नहीं हो सकता वो ये कि इमरान खान कैरीज द मैंडेट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, वो उसके लिए डिपेंड करता है कि उनकी सेहत कैसे रहती है, हॉस्पिटल से जो है
वो सेहतयाब होके बाहर आते हैं, बेल होती है क्या? मैं यही चीज़ जो है ना, रियासत आज़ाद साहब से दरमियान में बात रह गई थी कि अगर वो इसको दो चीज़ें, एक ये मैं आपसे पूछ रहा था कि वो जो उन्होंने नई रिवीजन जो कर रहे हैं, क्या उसका इसकी अमल दरामद से ताल्लुक है, नहीं है? आमिर भाई, जो रिव्यू है ना, एक तो सबसे पहले उसका है कि एक लिमिटेड स्कोप होता है कि रिव्यू उस ऑर्डर या जजमेंट को किया जा सकता है जिसके अंदर टिपिकली, ग्राफिकली, मैकेनिकली कोई मिस्टेक हो, अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको रिव्यू किया जा सकता है। और ये तो अभी इंटरम ऑर्डर है, इसके खिलाफ तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी या जिन चीजों का मैंने जिक्र किया है वो मौजूद नहीं है। और रिव्यू के लिए सेम बेंच होना चाहिए। फिर आजकल चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां हैं, सितंबर तक जो बेंच अवेलेबल था उस केस में नेक्स्ट डेट डाल के इसको एडजर्न कर दिया है। अब बात यह है कि अगर रिव्यू करना है तो रिव्यू फिक्स होगा और उसके अंदर जब तक इस ऑर्डर का ऑपरेशन सस्पेंड नहीं हो जाता ये ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा। और अगर 1 घंटा भी जो टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है उससे गुजर जाती है तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट है, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माजी में कंटेम्प्ट के ऊपर हर किस्म की मिसालें मौजूद हैं। यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट में फारिग भी कर दिया गया था और यहाँ ये मिसालें भी नहीं हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने पे मखसूस शिस्तों के ऊपर जो है अमल दरामद हुई, हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने, किसी ने परवाह ही नहीं की है, कर लो जो करना है। तो दोनों यहाँ पे पाकिस्तान में ये सूरत हाल रही है। इस वक्त जो तनाजुर है सियासी और अदालती, उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इसीलिए ये जिक्र कर रहा था कि जो वो मखसूस नशिस्तों वाला केस था वो रिव्यू में आपने देखा कि जब 26वीं और 27वीं तरमीम हुई और उसके अंदर कोर्ट पैकिंग की गई और फिर रिव्यू में तो वो बेंच होना चाहिए था, वो नहीं थे, नए जजेस शामिल करके उस फैसले को सेट साइड कर दिया गया था। मेरिट ये कहता है, आर्टिकल 25 आइन का ये कहता है कि जो एक शख्स को आप रिलीफ दे रहे हैं, सेम रिलीफ ऑन द सेम सर्कमस्टांसेस दूसरे को भी दिया जाएगा। चूंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, तो अब ये है कि जो इमरान खान का केस है इसमें कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, उसको मिल गया, उसको इलाज के लिए भेजा जा रहा है और यहाँ कहा जा रहा है कि शायद पता नहीं कोई आसमान गिर गया। भाई अभी वो बिहाइंड द बार है, ही इज सर्विंग द पनिशमेंट। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान को तो इस ग्राउंड पे बेल दे देनी चाहिए थी, ट्रायल कोर्ट को देनी चाहिए थी, मैं यही बात आपसे दोबारा पूछता हूं कि ये अगर ये जिस तरह की पहले मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं और मौजूदा जो बोर्ड होता है वो इसको इंडोर्स कर देता है कि वाकई ही उनकी सेहत बहुत ख़राब है, तो क्या इसकी बुनियाद के ऊपर उनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल हो सकती है या जाती उम्र मुझसे पता नहीं क्यों निकल जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ को भेज दिया गया था, बनी गाला भेजा जा सकता है कि ये इनका इलाज वहां करवाया जाए? आमिर भाई, बड़ी सीधी सी बात है, जमानत छोटी सी बात है, चेंज ऑफ कस्टडी है, यानी जुडिशियल कस्टडी से लेके प्राइवेट जो छोटी होता है, जो जमानती होता है, जिसको बेली कहते हैं, उसके हवाले किया जाता है कि जब तक इसकी अपील का फैसला नहीं होता आपने इसको कोर्ट में पेश करना है। अव्वल तो वो खुद पेश होंगे, मुलजम या मुजरम जो भी है, और अगर वो नहीं होता तो उसका जमानती उसको पेश करने का पाबंद है। तो जमानत का ये कॉन्सेप्ट है, कल को अपील उसकी खारिज हो जाती तो उसको दोबारा कस्टडी में ले लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को वो अपील में बरी हो जाता है तो जो उसकी ये जिंदगी के ये लम्हात जेल में गुजारे जाएंगे, इसको ना जज वापस ला सकता है, ना मैं ला सकता हूं, ना कोई और दुनिया की ताकत ला सकती। बेल का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि जब अपील पेंडिंग हो तो उसको बेल दे देने में कोई कबात नहीं है, नंबर ऑफ जजमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये वक्फा लेना चाह रही है, उसके बाद जो है तैमूर खान से अब थोड़े से कोई इकोनॉमिक और इंटरनेशनल मसाइल अमेरिका और ईरान भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा जी। आमिर साहब जी, तैमूर खान, मैं बिल्कुल, ये हमारे यहाँ तो ये मामला जो है सियासत बहुत हीटअप हुई हुई है, मगर ख़ित्ते में और दुनिया की आलमी सियासत भी जो है वो भी काफ़ी गर्म हुई हुई है। हमारे लिए दो ख़बरें पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम हैं कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है खुशियाँ मनाई जा रही थी कि अमेरिका जो है ना वो अब हमारे बहुत ज़्यादा हामी हो गया है। तो आज दो झटके लगे हैं। एक तो ये कि अमेरिका का जो एनवॉय है सर्जी गौर, बेसिकली वे उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, ग्रोस्की उनका नाम था, तो उन्होंने बाद में वो गौर कर लिया। तो और वो उनके पास जो है सिर्फ इंडिया नहीं, वो एनवॉय खिते के भी हैं, जो है सेंट्रल एशिया भी उनके उसमें डाल दिया गया है कि उनकी पैदाइश है। तो उन्होंने ये आज जो बयान दिया है कि कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर जो है वो अहम हिस्सा है इंडिया का। अब जाहिर है हमने उसके ऊपर डिमर्श किया है और यहाँ आके अपना प्रोटेस्ट भी, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। दूसरा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक जो सोशल जो ट्रूथ उस पे आती है, उनके बयान ट्रूथ सोशल पे, उसके उन्होंने अपना लंबा चौड़ा एक बयान डाल दिया है कि ईरान के ऊपर बड़े सख्त किस्म के वो कदगने लगा रहे हैं कि वो ट्रेड ना कर पाए, स्मगलिंग ना बॉर्डरिंग एरिया पे हो और भी किए जाएँ। हम डायरेक्टली इसलिए इफेक्ट होते हैं कि दरमियान में हमारा ये जो मसालियाती किरदार था उसके बाद से एक तो वैसे ही हमारी कोई मेरा ख्याल 2.8 बिलियन की उनके साथ जो है बायलैटरल ट्रेड पहले भी थी, और हम ये नए मुआहदे किए थे जो हम सोच रहे थे कि ये 10 बिलियन तक चली जाएगी। और साथ में हमारे लिए तकरीबन हमारे 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो स्मगलिंग रोकना नामुमकिन है। तो ये उन्होंने ख़ास तौर पे स्मगलिंग का भी जिक्र किया है कि बॉर्डरिंग एरिया के ऊपर इशारे दिए हैं कि इसको भी रोकना पड़ेगा। तो ये क्या एक इत्तेफाक है कि ये इसके अंदर है या हमारे लिए कोई इशारे हैं? आमिर, ये जो अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान की सिचुएशन है, इस पे मैं और आप कितने टाइम से बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस पे हम एक ही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम टैक्टिकली सिर्फ नहीं देख सकते कि आज के दिन हमें क्या फायदा है। वो शहबाज शरीफ हर ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ जो है वो जरा ज्यादा कर देता है। वो मालिक की जो पोजीशंस ऑफ स्ट्रेंथ है वो इससे नहीं बनती, ये ईरान ने साबित कर दिया। अमेरिका डेस्परेट है इस जंग में, ये एक फैक्ट है। तो वी कैन नॉट टेक इट फॉर अ गिवन। हम ये अस्यूम नहीं कर सकते कि चूंकि हमने इस जंग में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये नेगोशिएशंस लीड किए हैं, कोई चाहे या ना चाहे इसका क्रेडिट उनको जाता है, ठीक है जी, कि ये पाकिस्तान की एक परमानेंट पोजीशन हो गई है जहां पे अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को क्रेडिट देगा। अब इमरान खान साहब के टाइम में ही जाए, इमरान खान साहब के डोनाल्ड ट्रंप से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे या नहीं थे? ठीक है जी। जैसे ही जो बाइडेन आए, ताल्लुकात खराब हुए या नहीं हुए? ठीक है जी। अमेरिका का परमानेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है, ये बात हम नहीं तब्दील कर सकते हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका का परमानेंट जो चैलेंज है वो चीन से होगा, और मगरबी दुनिया इंडिया को ही देखती है कि वो चीन के खिलाफ काउंटर बैलेंस जो है वो करेगी। तो इसमें हमें जो हम बार बार कह रहे हैं, जो पाकिस्तान का एक मसला है कि हम शॉर्टकट चाहते, शॉर्टकट से कोई हम हमारे अकाउंट में पैसे डाल दे, शॉर्टकट से जो है वो अभी औरंगजेब साहब गए हैं कि जी मैं 10 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है वो अमेरिका से लेना चाहता हूं, ठीक है जी। इन्हीं शॉर्टकट्स पे हमने कभी इस मुल्क को आगे जाने नहीं दिया। तो अगर हमने ये जो परमानेंट ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है, यानी दुनिया का निजाम मुस्तकिल के लिए जो है वो हमेशा के लिए बदल रहा है, उसमें पाकिस्तान तभी अपने आप को मजबूत कर सकता है जिसमें हम जो है वो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो इंटरनेशनली, जैसे जो है वो हम ये ईरान और ये टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ ये अच्छा कदम है। नंबर 2 कि हम इंटरनली भी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, जिसमें आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ एक इंटरनल पॉलिटिकल सिविल वॉर नहीं अफोर्ड कर सकते। और तीसरी कि आप एक मजबूत इकोनॉमी बनाएं जो नवाज शरीफ एंड कंपनी ख्वाब में भी नहीं बना सकते।
एक दो और चीज़ें बड़ी अहम खित्ते में हुई हैं कि ये खलीज की जंग जो है ये मज़ीद ज़रा दोबारा एक वायलेंस की तरफ जाना शुरू हो गई है कि आज की दो एक खबरें हैं कि हूतियों का जो है सऊदी अरेबिया के नजरान एयरपोर्ट और फिर दोबारा अरामको पे पहले भी उन्होंने जो है रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया था, अब दोबारा उसके ऊपर अटैक किया है। और हम सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ जो है अभी हमारा एक डिफेंस का माहिदा हो जाता है जिससे कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर तस्वर किया जाता है। हमें जो उसकी अभी तक इशारे दिए गए हैं कि इसकी मिलिट्री से ज़्यादा डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर यूज़ करने का ये एक ज़रिया है कि हम इन ममालिक को ईरान के थ्रू या डायरेक्टली ये समझा सकें कि ना आप इस तरफ जाएं। मगर अगर बढ़ती है तो हमारे लिए एक सवाल आ जाता है। दूसरा जो एक मैं क्लिप दिखाना चाहूँगा आपको कि बड़ी खौफनाक, क्योंकि क्लियरली जो है इसके अंदर जो है अमेरिका हारता हुआ ये जंग नज़र आ रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए डोमेस्टिकली इंटरनेशनली ये बहुत बुरी ऑप्शन है और उनको ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि वो एक हारे हुए सदर और हारे हुए मुल्क के सदर कहलाए जाएं। तो एक बड़ी खौफनाक किस्म की ये अमेरिका के जो हैं डिफेंस एनालिस्ट है कर्नल लॉरेंस विकर्सन जो है, इनका ये अंदेशा कि जनाब ये अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर जो है एटॉमिक बॉम्ब गिरा सकता है। मैं तो सुन के दहल गया हूँ, मगर ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिस्कस किया जा रहा है। जी तैमूर खान, ये बड़ी खौफनाक बात है कि वो हारते हुए, क्योंकि दुनिया में की तारीख के अंदर वाहिद अमेरिका है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया हुआ है। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता, मगर ये हालात, ये बहस होने लग पड़ी और बड़े मोतबर लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे आमिर? ये भी नहीं सोचा जा सकता था ना कि अमेरिका एक जंग ऐसे शुरू करेगी इजराइल के कहने पे, इसके बावजूद कि उनके ईरान से 47 साल से बुरे ताल्लुकात हैं, कि वो डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर को और उनकी सीनियर लीडरशिप को जो है वो टारगेट करेगी। देखिए, ये दुनिया में पिछले कम से कम मेरी जिंदगी में तो इस पहली बार हुआ है जब ये वेनेजुएला के सदर को उठाया है और मेरे ख्याल में उससे एनकरेज होके जो है वो ये हुआ है। देखिए, इससे तो मैं यही कहूंगा, शायद अगर इसका चांस कम भी है, लेकिन फिलहाल जो दुनिया है इसमें आप कोई चीज डिस्काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो ये बात जरूरी है कि एक ऑब्वियसली जो पाकिस्तान रोल प्ले करता गया इस जंग में, खास तौर पे हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो कोशिश करती गई है कि यहां पे कोई रास्ता निकाले, वो डायलॉग जरूरी है। वो डायलॉग पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, वो डायलॉग सऊदी अरेबिया और टर्की के लिए भी जरूरी है, वो डायलॉग जो है वो इजिप्ट के लिए भी जरूरी है। जिन जिन ममालिक की यहाँ पे जो है वो चलती है इन्फ्लुएंस है कि वो ईरान और ये मिडिल ईस्ट के खित्ते के दरमियान जो है वो कोई वर्किंग सोल्यूशन जो है वो पैदा करे और अमेरिका पे मिल के प्रेशर डाले, और मेरे ख्याल में साथ यूरोप के ममालिक के साथ भी जो है वो प्रेशर डाले। तैमूर खान, हमारे पास क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, इसका एक डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस हमारे लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे जो कमोडिटीज़ की कीमतें और ख़ास तौर पे तेल और गैस की कीमतें जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये 3 दिन के अंदर जो है, अभी लेटेस्ट खबर चल रही है कि 27 पैसे बढ़ा है, और ओवरऑल जो है डीजल भी ₹1.64 बढ़ा है। जो ओवरऑल 3 दिन में कोई 7-8 रुपए फी लीटर जो है मेरा ख्याल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, और ये 90-91 ब्रेंट से जो है 100-150 पे भी जा सकता है, क्योंकि तवातुर के साथ बुरी खबरें वहाँ से खलीज से आ रही हैं। तो उसको ना हमारी रिफाइनरी की जो बातें तो कर रहे हैं, ये रिफाइनरी के होते होते मामलात ये सालों का मसला है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, और ना हमारी स्टोरेज है और ना हमारे पास इकोनॉमिक कुशन है कि इंडिया और बांग्लादेश की तरह कि वो रिफाइनरी से $80 बिलियन इंडिया बना रहा है, तो उससे वो अपनी आवाम को रिलीफ दे पा रहे हैं, सब्सिडाइज कर पा रहे हैं। हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस नहीं है। 2 मिनट्स, क्या कहेंगे आमिर? हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस। देखिए, साल से तो मैं और आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो साल में तो स्टोरेज बनी जाती, कोई ना कोई जो है वो नुस्खा तो बनी जाता। आप कोई पुराने प्लांट्स को जो है वो फ्रेम करके जो है वो कोई स्टोरेज फैसिलिटी बना देते, साल में नहीं तो 6 महीने और में बन जाती।
बाकी अगर पैसों का मामला है, देखें कैलकुलेशन मैंने कर ली, मेरे ख्याल में हम 2 से 3 अरब डॉलर की बात कर, तो अगर हमारे पास 2 से 3 अरब डॉलर जो है वो नहीं है कि हम 30 से 60 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, कमर्शियल रिजर्व्स के अलहदा रख लें, तो मुझे ये बता दें कि इस हुकूमत की एक्चुअल कैपेसिटी क्या। 12 अरब रुपए तो वो जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है जी, ये एक एक जहाज पे मरियम नवाज शरीफ के लिए। आप ये 3 साल के इनके ये M&A की स्कीम देख लें, तकरीबन 1 अरब डॉलर तो ये बन जाएंगे। तो कोई एक अभी ये तकरीबन 1200-1300 अरब रुपए, यानी तकरीबन 5 अरब डॉलर अभी इन्होंने सूबों से लिए, तो इसमें से 2 से 3 अरब डॉलर जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए नहीं किए जा सकते। वो 2 से 3 अरब डॉलर इन्हीं ममालिक को नहीं दिए जा सकते कि जब तक हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ये रिजर्व्स आप हमारे पास हमारे लिए आप ही रखें, ताकि अगर कल खुदा न खास्ता हिंदुस्तान ये जुर्रत करे सोचने की कि वो यहां पे अटैक करे, उन्हें पता है कि हमारे पास 60 दिन का जो है वो तेल मौजूद है, वी कैन लास्ट इन अ फाइट, ये कोई भी जो है वो केपेबल हुकूमत करती, लेकिन ये करप्ट टोला, ये जो इनकॉम्पिटेंट टोला है, ये कभी नहीं कर सकता। पर 60 दिन का जो है ये बड़ा एक डाउटफुल क्लेम है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तो आप और मैं कई दफ़ा बात कर चुके हैं नहीं है, कमर्शियल रिजर्व्स हैं वो हमारे जैसे लोगों के शोर मचाने के बाद ये जो कमर्शियल कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उनको बाउंड कर रहे हैं कि कम से कम वो जो उनके ऊपर लाजिम है अपनी स्टोरेज करना वो करना है। वो क्लियर नहीं है कि वो 60 दिन है। शुक्र खुदा का ये कि हमारी जंगें 12 दिन की, 15 दिन, 17 दिन की होती रही हैं, मगर खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई लंबी जंग करनी पड़ जाए और अभी ये एक पॉज आया हुआ है, तो फिर ये बड़ी मुश्किलात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस पर गौर व खौस करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा, आपने हमें टाइम दिया और इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।